हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडिट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गाइज, आज का आपका लेक्चर है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं लैंड फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लैंडस्केप के फीचर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश की, साथ ही साथ फिजियोग्राफी और हम लोग साथ ही साथ टोपोग्राफी भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल और वीडियोस को देख लिए। डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको वो सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं। साथ ही साथ गाइस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी हमारी सारी वीडियोस की। ओके गाइस, सो नाउ कमिंग टू दी कोर्स। हमने एक कोर्स लॉन्च किया, जैसे कि आप सभी जानते हैं, HPS 2022 को टारगेट करते हुए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके आपकी रैंक लेकर आने में। वो उसकी जो वैलिडिटी थी 30% ऑफ की, वो एक्सटेंड कर दी गई है टिल 1 जनवरी। सो आपको इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी मिल रहा है दी प्राइस ऑफ 25,000 गाइस, जिसमें कि आप यूज कर सकते हो कोड हिमाचल 30 का, जिसमें आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसे GS और CSAT वगैरह सब आता है, वो उसको सिर्फ टेस्ट लगाने की जरूरत है, तो उसके लिए हमने एक अलग से टेस्ट सीरीज का कोर्स भी लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ 2999 का है फॉर टिल 1 जनवरी गाइज पर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी GS अच्छी, आपको CSAT की जरूरत है, तो गाइज उसके लिए भी अलग से एक कोर्स है, जहां पर आपको पूरी CSAT की प्रिपरेशन हो जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। सो दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दिनेश जी, एज यूजुअल आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। हमने पूछा था कि हिमालय की जो हाईवे एल्टीट्यूड का रेंज होता है वो क्या होता है। उसमें गाइस ट्रिक ये थी क्वेश्चन में कि मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने मीटर्स में पढ़ाया था, तो क्वेश्चन में जो हाइट दी थी, एल्टीट्यूड की रेंज दी थी, वो फीट में थी। तो आपको कन्वर्ट करके मार्क करना था आंसर, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर है तो मीटर से फीट में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर एटलीस्ट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया होना जरूरी है। उसके अलावा अखिल चौहान जी ने भी बिल्कुल सॉरी, आई एम रियली सॉरी, अखिल चौहान जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो बोथ ऑफ यू वेल डन गाइस। ऐसे ही आंसर करते रहो, पढ़ते रहो। आई एम श्योर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर आप रेगुलरली ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर लेक्चर गाइस। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू सम बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि ना, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है, जो ज्योग्राफी के बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरह की फोर्सेज होते हैं नेचर में। ठीक है, सो देयर आर टू नेचुरल फोर्सेस, जिनकी वजह से कोई भी नेचुरल प्रोसेसेस इन मतलब हमारे जो ज्योग्राफी जो जियोलॉजी उसमें हो रहा है। ठीक है, तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं। जो हमारी नेचुरल फोर्सेस हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, ज्योग्राफी में वन इज एंडोजेनिक, ठीक है, एंडोजेनिक, एंड अनदर वन इज एक्सोजेनिक। सो दो तरह की फोर्सेस होगी। एंडो में क्या होता है, जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे फोर्सेस लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? प्रेशर की, ओके, प्रेशर की और टेम्परेचर की। ठीक, सो ये जो फोर्सेस होंगी उन्हें हम एंडोजेनिक बोलते हैं, यानी एंडो जैसे कि वर्ड से भी समझ में आता है, इनसाइड की जो फोर्सेस, जो इंटरनल फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, अर्थ की मेंटल के अंदर, अर्थ की कोर के अंदर, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सो मतलब आउटर। ठीक है, तो आउटसाइड में अगर आप खुद भी सोचे तो आप समझ सकते हो कि जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, उसकी वजह से काफी सारे फोर्सेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल वेदरिंग की, ठीक है, रेनफॉल की वजह से वेदरिंग हो जाएगी। ठीक है, रेनफॉल की वजह से वेदरिंग हो जाएगी, वेदरिंग की फोर्स लगेगी। ठीक, उसके अलावा कौन सी फोर्स लगती है? हमारी प्रेशर की भी लगती है, और सॉइल इरोजन भी होता है, इरोजन की भी होती है, केमिकल फोर्सेस भी लगती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वेदरिंग होती है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? सबको एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस होगी। इन दो फोर्सेस की वजह से ही बहुत सारे जो हमारे लैंड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लैंडस्केप पढ़ने वाले, इन दो फोर्सेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मार्जिन भी आते हैं, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इन दो फोर्सेस की बात करते हैं। अब इन दो फोर्सेस की वजह से रॉक फॉर्मेशन होगा। तो रॉक्स गाइस तीन तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक, तीन तरह के कौन कौन से होते हैं, आई होप आपको भी पता होगा। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स,
देन हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देन हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 तरह की होती है, तीनों आपस में प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे को फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मेशन भी हो जाता है इनका, इससे और इसका डायरेक्ट में। अभी मैं साइकिल के थ्रू आपको पूरा समझाऊंगी कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इग्नियस टू मेटामॉर्फिक। अब क्या होता है, पहले लेट मी टेल यू। ठीक, इग्नियस रॉक जो होती है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म होती है। जब मैग्मा होता है, जब वो कूल डाउन सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हमारी इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती है। ठीक है, अब जब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होंगी, एक्सोजेनिक वेदरिंग की बात कर रहे हैं हम, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वेदरिंग, यानी पानी की वजह से इरोजन, विंड की वजह से इरोजन हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से इरोजन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं रॉक की जो जियोलॉजी है उसके अंदर, टेक्सचर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से जब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होगी तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होगी। सिमिलरली ऐसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स की जब वेदरिंग होगी तो भी सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होगी। सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ मिलती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वहां पर ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। सेडिमेंट्री को आप कैसे बोलेंगे, तो सेडिमेंट्स की वजह से बनती है। सेडिमेंट्स आपने सुना है कि रिवर सेडिमेंट्स लेकर आती है, रिवर जो बैंक कटिंग करती है उसकी वजह से भी सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट फॉर्मेशन होता है। तो छोटे छोटे ग्रेवल टाइप होते हैं वो सब सेडिमेंट्स में आते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। और इग्नियस मैंने आपको बता ही दिया कि मैग्मा से फॉर्म होती है इग्नियस रॉक। अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो जब इग्नियस रॉक्स के ऊपर एंडोजेनिक फोर्सेस लगेंगी, यानी प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि कंप्रेशन हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ मेल्टिंग, हीटिंग, ये जो सारे प्रोसेस होते हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। तो जब इग्नियस रॉक्स पर एंडोजेनिक फोर्सेस लगेंगी तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कई बार सेडिमेंट्री रॉक्स पर भी जब एंडोजेनिक फोर्सेस लगती है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। ये जो रॉक्स होती हैं, पुरानी ओल्ड एज रॉक्स होती हैं, इन पर जब एंडोजेनिक फोर्स यानी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये या तो कंप्रेस हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी या मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट सॉलिडिफाइंग ये डायरेक्ट जब मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होंगी तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिस भी बोलते हैं। ना आपको एक साइकिल से क्लियर करती हूँ मैं। ये जो साइकिल है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज से एनसीईआरटी इज लाइक की फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर लाइक आर 3 रॉक्स, पहले सेडिमेंट्री रॉक्स ये रहा, मेटामॉर्फिक ये रहा हमारा, एंड इग्नियस ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि मेटामॉर्फिक से, जैसे मैंने बोला ना, मेटामॉर्फिक पे एंडोजेनिक फोर्सेस लग रही है, मेल्टिंग हो रही है, मैग्मा फॉर्म हो रहा है। मैग्मा जब सॉलिडिफाई होगा तो इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे, तो इग्नियस रॉक मैग्मा से बन रही है। अब इग्नियस रॉक्स की जब वेदरिंग और इरोजन होगा, एक्सोजेनिक फोर्सेस लग के जब उनकी वेदरिंग हो, टूटेंगी, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएंगी तो उनसे सेडिमेंट्स बनेंगे। सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन क्या होता है, लिथोस्फेयर यानी ऊपर की जो अर्थ है हमारी, ठीक है, तो जब उसका लिथिफिकेशन हो जाएगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का जब मेटामॉर्फिसिस होगा, मेटामॉर्फिसिस का मतलब क्या होता है, जब कोई फॉर्म, कोई पुरानी रॉक यानी सेडिमेंट्री रॉक्स डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस विदाउट गोइंग थ्रू दी मेल्टिंग इनटू इग्नियस रॉक्स, यानी वो मेल्ट हुई इग्नियस रॉक्स नहीं बनेंगी, वो उनके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर लगेगा, वो कंप्रेस होंगी, एक्सपेंड होंगी या टूट जाएंगी, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपस में तीनों रॉक एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे लैंडस्केप के बारे में। अब आपको समझ में आएगा कि हिमाचल का लैंडस्केप कैसा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों था गाइस, क्योंकि इससे अब आप समझ सकते हो कि किस तरह की सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर कैसा है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर लैंडस्केप एंड सॉइल फीचर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जियोलॉजी की। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये हमारे 3 जोन थे हिमाचल में, आउटर शिवालिक, इनर हिमालयस एंड द ग्रेटर हिमालयस। सबसे पहले अगर हम जियोलॉजी की बात करते हैं आउटर शिवालिक्स में, तो यहाँ पर थिक डेट्रिटल रॉक्स मिलते हैं। डेट्रिटल का मतलब होता है छोटे छोटे रॉक्स, जैसे कि वेदरिंग की वजह से जब रॉक्स, बड़ी रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड हो जाती है, उसे हम डेट्रिटल रॉक्स बोलते हैं। और सैंडस्टोन मिलते हैं और सेल्स मिलते हैं। सो कहीं जो हमारे शिवालिक्स होते हैं यानी वो आउटर हिमालयाज होते हैं, छोटे वाले हिमालयाज होते हैं, ये ज्यादातर सेडिमेंट्स की वजह से फॉर्म होते हैं। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना सबसे ऊपर क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। साथ ही साथ सेडिमेंट्री रॉक्स वहां भी मिलती है जगह जहां पर रिवर फ्लो ज्यादा करती है, यानी रिवर की वजह से जो इरोजन हो रहा होता है
बैंक्स पे, ठीक है, तो उस वहां पर भी सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा मिलेंगी। ये होती कैसी, ग्रेवल टाइप होती है इनके, और इनकी जो डेप्थ होती है वहां पे काफी अंदर तक डेप्थ मिल सकती है इन दी सेडिमेंट्री। तो आउटर हिमालय, आउटर शिवालिक्स में, आउटर हिमालयस में क्या मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। और किस तरह की होती है, सैंडस्टोन हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं। अगर हम इनर हिमालयस की बात करते हैं तो हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या होगा, क्रिस्टलाइन हो जाएंगी ये रॉक्स, ठीक है, ग्रेनाइट और फिलाइट्स एंड स्लेट्स एंड क्वार्टजाइट, ये सारी इस तरह की रॉक्स मिलनी शुरू होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि इनर हिमालयस में हमारी मेटामॉर्फिक और साथ ही साथ सेडिमेंट्री दोनों मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ आती है गाइस कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं होते। मेटामॉर्फिक में भी मिल सकते हैं पर इग्नियस रॉक्स में फॉसिल नहीं होते क्योंकि वो वॉल्केनिक फॉर्मेशन से होती है, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो वॉल्केनिक होता है, इस वजह से वहां पे फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल मिलते हैं जो बहुत लंबे टाइम के बाद फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो बाई चांस फॉसिल कैसे बन रहे हैं, एनिमल और जो प्लांट की डिके है कि वो अंदर दब जाते हैं, उनकी ऑर्गेनिज, उनका जो डिके होता है उससे धीरे धीरे फॉसिल कन्वर्ट होते हैं। तो ऊपरी लेयर में हो रहा है, जो नीचे की है उनके वहां तक जो जा ही नहीं रहा है, क्रस्ट में ही हो रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हम देखते हैं कि फॉसिल्स ज्यादा मिलते हैं। Now coming on to the greater Himalayas, तो गाइस ग्रेटर हिमालयाज में ज्यादातर हमें इग्नियस रॉक्स देखने को मिलती है, मोस्टली ग्रेनाइट मिलता है, साथ ही साथ इन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, आउटर हिमालय सेडिमेंट्री रॉक्स, किस तरह की, छोटे छोटे स्टोन टाइप, सैंडस्टोन और सेल्स। इनर हिमालय सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक दोनों, क्रिस्टलाइन हो जाएंगी वहां जाके, सेल साइज ऑफ क्वार्टजाइट्स मिलेंगे हमें। देन ग्रेटर हिमालयस में इग्नियस मिलेगी, मोस्टली ग्रेनाइट मिलता है, और साथ ही साथ उन रॉक्स के अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं। आई होप क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट हमने पहले भी डिस्कस किया फिजियोग्राफी में, तो ऐसा ही है, सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट होता है, रेनफॉल जो होता है वो 1500 mm तक होता है। और इनर हिमालयस की बात करते हैं तो माइल्ड वार्म टेम्परेट जोन होता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि उस जोन में जाकर के क्या होगा कि माइल्ड वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है, ठंडा लेकिन थोड़ा गर्म, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी भी होगी, ठीक है। सो और रेनफॉल कितना होगा, 1500 to 3000 mm रेनफॉल होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस की, तो वहां पे ड्राई टेम्परेट टाइप एनवायरमेंट क्लाइमेट होता, हमने पढ़ा था, ठीक है। और वहां पर जरूरी नहीं रेनफॉल होगा, वो स्नोफॉल भी हो सकता है, कितना होगा, 1000 से 500 mm, बिकॉज ड्राई है तो वहां पर कम होगा, ठीक है। बाकी दोनों जगह से कम रेनफॉल और स्नोफॉल होगा, वहां पे ज्यादातर रेनफॉल की जगह स्नोफॉल ही होता है, प्रेसिपिटेशन, इसलिए हम उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस वेजिटेशन की, कि वेजिटेशन कैसा होगा। सो ट्रॉपिकल थॉर्न और ड्राई डिसिडियस सॉल एंड अदर मिक्स वेजिटेशन ग्रासेस, यानी मिक्स वेजिटेशन मिलता है, ठीक है, साल के ट्री मिलते हैं, साथ ही साथ थॉर्नी भी होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, एल्पाइन काइंड का जो वेजिटेशन है वो बढ़ता जाएगा, जो एल्पाइन काइंड के ट्रीज होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। एल्पाइन कौन से होते हैं, जो कॉनिकल शेप में होते हैं, तो आप देखोगे जो ऊपर पहाड़ होंगे वहां पर ज्यादातर इस तरह के ट्रीज मिलेंगे, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह के जो ट्रीज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगर हम इनर हिमालय की बात करते हैं गाइस, तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड यानी जिनकी लीव्स बड़ी होती हैं, तो आपने देखा भी होगा जो एल्पाइन वाले काइंड वाले ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो काफी बड़ी भी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर पाइन एंड ग्रासेस। अब ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स की लीव्स छोटी होती है, कुछ की बड़ी, तो गाइस इट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। वो जिस तरह की जगह पे होंगे तो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करने के लिए अपनी शेप फॉर्मेशन चेंज करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कभी समझना है वो इन डेप्थ में आपको एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रेटर हिमालयस, वहां किस तरह का वेजिटेशन मिलता है। सो गाइस एल्पाइन मिलते हैं, देवदार के ट्री मिलते हैं, स्प्रूस के, चेस्टनट के, वॉलनट के, मेपल के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई फ्रूट्स और एल्पाइन काइंड ऑफ जो वेजिटेशन है वो बढ़ जाता है एज वी गो हायर इन दी हिमालयस। आई होप क्लियर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं, दैट इज सॉइल स्केप, ठीक है। सॉइल स्केप कैसे, यानी सॉइल किस तरह की है वहां की, तो वेल डेवलप्ड सॉइल है नीचे शिवालिक के अंदर, तो ठीक है, ब्राउन होती है, फर्टाइल होती है, साथ ही साथ कितनी डेप्थ होती है, शैलो टू डीप होती है, समटाइम्स स्टोनी भी मिलती है क्योंकि स्टोन्स क्रिएट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर लाइक डेट्रेटाइल रॉक्स होती है वहां पे,
ठीक है। इनर हिमालयाज की अगर हम सॉइल की बात करते हो तो फेयरली फर्टाइल होती है, थोड़ी एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा, साथ ही साथ शैलो टू मॉडरेटली डीप, यानी शिवालिक्स की जो सॉइल होंगी वो काफी डेप्थ होंगी वहां पर, लेकिन इनर हिमालयाज में जो है वो मॉडरेटली डीप पर आ जाएंगे। देन ग्रेटर हिमालयाज हम और ऊपर जाएंगे तो गाइज वहां पर ऑलमोस्ट इनफर्टाइल सॉइल होती है, वेजिटेशन नहीं होता। आपने देखा होगा जितने भी हम अपना जितने भी हमारे वेजिटेशन होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे और ग्रेन्स होंगे, हम उन्हें नीचे उगाते हैं, ऊपर पहाड़ पे वो कम उगते हैं, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स के ट्रीज उगते हैं। तो बिकॉज वहां पर इनफर्टाइल होती है सॉइल, ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल मिलती है जो कि ह्यूमस में रिच होती है और थोड़ी शैलो होती है। ओके, ये हो गई हमारा सॉइल स्केप। नाउ कमिंग ऑन टू इरोजन कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इरोजन कंडीशन। यानी इरोजन होता है तो किस तरह का इरोजन होता है। तो मॉडरेट टू वेरी सीवियर इरोजन होता है शिवालिक्स के अंदर, क्योंकि नीचे आके पहाड़ में नदियां बहुत ज्यादा मिलती हैं और जो कि इरोजन करती हैं। तो किस तरह का इरोजन होता है गाइस, सीट इरोजन। शीट यानी जब पूरी एक परत हट जाएगी एक साथ तो उसे सीट बोलते हैं। रील इरोजन यानी एक साइड से इरोजन हो रहा है। गली, जब एक गली बन जाएगी ना इरोजन में, ज्यादातर आपने देखा होगा जब बारिश का पानी होता है तो जो वो माउंटेन से नीचे आ रहा होता है वो गली इरोजन करता है ज्यादातर। स्ट्रीम बैंक कटिंग, स्ट्रीम बैंक कटिंग क्या होता है, एंटीसीडल रिवर्स जो होती है वो स्ट्रीम बैंक कटिंग करती है, यानी जो जब भी वो मुड़ेंगी तो वो वहां से उसको जो बैंक है उसकी जो मिट्टी है और वहां पे पत्थर होंगे उन्हें काटती हुई जाएगी। इसी वजह से आगे जाके सेडिमेंट फॉर्मेशन होता है, डेल्टा फॉर्मेशन भी इसी वजह से होता है। ठीक है, नाउ इनर हिमालयस की बात करते हैं तो गाइज वहां पर किस तरह का इरोजन होता है, वहां पे मॉडरेट टू सीवियर होता है वहां भी, और सेम मोस्टली सेम ही होता है। लेकिन जैसे ही जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, लैंडस्लाइड्स की वजह से इरोजन बढ़ता जाएगा, यानी पहाड़ जो है वो मिट्टी जो है वो नीचे टूट के नीचे आ जाती है बिकॉज ऑफ दी एंडोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो अंदर अर्थ में चलते रहते हैं, प्लेट्स मूव करती रहती हैं, इस वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होती है एज वी गो हायर इन दी हिमालयाज। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज में किस तरह का इरोजन होता है, स्लाइड टू मॉडरेट होता है, ज्यादा नहीं होता। और किस किस तरह होता है, शीट का होता है, रील का होता है, लैंडस्लाइड्स होती है। आई होप आपको भी इरोजन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन की। जो पूरा हिमाचल में कितना कल्टीवेशन होता है, उसका कितना परसेंटेज इन लैंडस्केप के अंदर होता है। तो पूरे परसेंटेज का जो यानी मैक्सिमम जो कल्टीवेशन है वो शिवालिक के अंदर ही है। जैसे ही मैंने बताया था यहाँ की, अब देखो सब कनेक्टेड है ना। यहाँ शिवालिक की जो सॉइल्स है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो कल्टीवेशन भी वहीं ज्यादा होगा। 55% जो टोटल कल्टीवेशन है उसका 55% पार्ट शिवालिक्स में होता है। इनर हिमालयस में 30% होता है, और अगर हम ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 10% कल्टीवेशन होता है। आई होप क्लियर हो गया ये सबको। ठीक है, नाउ कमिंग, अब ये क्वेश्चन आता है कि अभी ने याद कैसे रखे मैम, आपने तो बता दिया, लेकिन हाउ वी गोइंग टू रिमेम्बर गाइस। तो ना आप एक इंटरकनेक्शन बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया ना कि कल्टीवेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होंगी। सॉइल ऐसी वहां पे क्यों है, क्योंकि वहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, सो इस तरह से, क्यों फॉसिल फ्यूल ज्यादा होंगे, फॉसिल फ्यूल ज्यादा होगी तो जो सॉइल है वो फर्टाइल भी होगी। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स और फ्रूट्स कौन कौन से मिलते हैं। तो क्रॉप्स अगर हम बात करते हैं तो आउटर शिवालिक में वीट, मेज, पैडी, ग्राम, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं, आपको एक आइडिया होना चाहिए तो किस तरह का वेजिटेशन है। तो वेजिटेबल, मस्टर्ड, पोटैटो, ये सब मिलता है। साथ ही साथ मोस्टली रेन फेड होता है, पार्टली इरीगेटेड होता है, यानी इरीगेशन के लिए जो किसान है वो ज्यादातर रेन्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा किस तरह के फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, गुआवा, सिट्रस, लीची और लोकाट, इस तरह के फ्रूट्स उगाए जाते हैं ज्यादातर वहां पर। इनर हिमालयस की बात करते हैं तो वहां पर भी ऑलमोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, रेन फेड ही होता है वहां पे, पार्टली इरीगेटेड होता है। वेजिटेबल्स ज्यादा उगाए जाते हैं एज कम्पेयर टू वहां पर ग्रीन ज्यादा मिलेंगे आउटर शिवालिक्स में आपको, यहाँ पे वेजिटेबल्स और बार्ले, पेडी, इस तरह की चीजें ज्यादा मिलेंगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वाले फ्रूट्स होते हैं वो बढ़ते जाएंगे, जैसे पीचेस, प्लम, एप्रिकॉट, वॉलनट, पोमेग्रेनेट। तो गाइस देख रहे हो कि इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो बढ़ जाएंगे एज वी गो हायर इन दी हिमालयस। अगर हम ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं तो वहां पर बार्ले, पोटैटो, टेम्परेट वेजिटेबल्स जो होते हैं, यानी जो बर्फ वाली जगहों पर या ठंडी जगहों पर जो वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाई जाती है उन्हें उगाते हैं ज्यादातर। यहाँ पर भी रेन फेड है, एग्रीकल्चर पार्टली इरीगेटेड है। और जो फ्रूट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, एप्पल, पीयर, चेस्टनट, वॉलनट एंड चेरीज, जो कि मैंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, सो गाइज ये था आपका पूरा लैंडस्केप फीचर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप यू कैन ऑल्सो कॉल अस।
ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने होमवर्क क्वेश्चन की। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन बहुत ईजी, आपको ये बताना है कि शिवालिक जोन जो है उसमें मोस्टली किस तरह की रॉक्स मिलती हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन ए सेडिमेंट्री, बी मेटामॉर्फिक, सी इज इग्नियस एंड डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू HPS एग्जाम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो कॉल अस on this email ID. Thank you so much guys, keep studying, keep working hard.